वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो, जिससे कि हम पढ़ने वाले हैं आज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है और उसके बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर आप पहले उसको देख लो, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि वो चैप्टर की थोड़ी स्टार्टिंग है। बाकी इसका ना आगे वाले किसी भी टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वैसे तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आई नो कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की वीडियो में मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली बात यह है कि मेरा IIT बॉम्बे PhD में एडमिशन हो गया है, तो उसकी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ में अभी टाइम लग रहा है। तो आप अभी थोड़ा सा 1-2 वीक मैनेज कर लेना कि जैसे 1-2 वीडियोज़ आए सिर्फ वो देख लेना, देन हम रेगुलरली अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। पहले हमने देखी है कि हमारे पास रियल के फंक्शन कैसे होते हैं। अगर आपके पास फंक्शन दे रखा हो a2 सिर्फ रियल नंबर है ना, तो इसको बोलेंगे हम रियल फंक्शन कि आपकी जो कोडोमेन है दिस शुड बी ऑफ रियल नंबर। अब हमारे पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन, बस आपको क्या करना है, रियल को रिप्लेस कर देना है कॉम्प्लेक्स से। अब आपकी जो इनपुट है और जो आउटपुट है दोनों कहाँ से आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स से आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि f, यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट लिख दो, एंड हियर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर उसका सबसेट, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे, a में से कोई वैल्यू लेते थे और उसका जो आंसर होता था वो कैपिटल R में जाता था। ऐसे लिखते थे ना कि अगर आप x ले रहे हो a में से तो f of x इसमें जाएगा, दिस विल बिलोंग्स टू R। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हो सकता है उसका इमेजिनरी पार्ट कभी कभी 0 हो जाए, बट इन जनरल तो हम कॉम्प्लेक्स ही मान के चलेंगे। सपोज हमने इसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सपोज x प्लस आयोटा y, और उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन लगाया, तो अब जो भी फंक्शन लगाएंगे वो भी एक नया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रॉम डोमेन, आपने उसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट किया, देन यू विल गेट ए अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको यही नोटेशंस यूज करनी है। जब आप इनपुट दोगे तो x और y यूज करना है, और जब आपको आउटपुट मिलेगी दिस विल इक्वल टू u प्लस आयोटा v, इस तरह से ही मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बिल्कुल बेसिक ही लिया, मैंने लिया ऐसे ही कि f ऑफ, और एक चीज और है, आपकी बुक में ये भी कर रखा है कि इसको ना बार बार ऐसे अयोटा की फॉर्म में ना लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ z इज इक्वल टू w। तो जब भी z की बात आएगी तो z का मतलब होगा x प्लस आयोटा y, और जब भी w की बात आएगी तो दैट इज u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको ये फंक्शन दिया f ऑफ z इज इक्वल टू z। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, अगर आप x प्लस आयोटा y की इमेज निकालना चाहोगे तो यू विल गेट सेम। ठीक है, तो इसकी इमेज आपको ये मिली है। क्लियर। अगर हम फंक्शन को ग्राफ पे देखें तो 1 डायमेंशनल में कैसे देखते थे, जैसे यहां से हमने कोई इनपुट ली फिर हमें रियल नंबर मिलता था। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो मैंने फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल की बात कर रहे हैं, दोनों साइड एक साथ चला लेंगे। आपको पता है कि अगर हम 0 की इमेज निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 की इमेज निकाल लो 1, और -1 की भी निकाल लो तो भी 1। तो ग्राफ पर हम कैसे प्लॉट करते थे, ये हमारी डोमेन डिनोट करता है, कैपिटल X जो होता है, और जो वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस होती है ये हमारी कोडोमेन को बताती है ना। और फिर हम इनको प्लॉट कर देते थे, ये 0, हियर 1 1 एंड हियर 1 -1, इस तरह से। तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, सभी को पता है ना, ये वाला। दिस इज द f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो y वाली लाइन होती है दिस इज फॉर f ऑफ x। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी 2 वेरिएबल्स हैं और इधर भी 2 वेरिएबल्स हैं। बट रियल में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपके पास एक वेरिएबल अवेलेबल होता है,
और यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे तो, बट इन जनरल अभी मैं 1 के लिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपने 1 ले लिया, है ना, इस तरह से होता है। या फिर अगर आपको याद हो, हमने एडवांस कैलकुलस में भी पढ़ा है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, सभी को याद होंगे, इस टाइप के फंक्शंस हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थे ना, ऐसे x, y नॉट इक्वल टू 0 0 व्हेन x, y इज इक्वल टू 0। तो आप इनको स्टडी करो या इनको स्टडी करो, एक ही बात है। मतलब कि आपको क्या करना है, ये जो x और y आपकी बार यहाँ पर तो देखो 2 टपल्स में दे दिए, बस इनको डिनोट आपकी बार प्लस और आयोटा करके कर दिया, नोटेशन का ही चेंज है सिर्फ। अब 2 हमेशा R2 को किससे कंपेयर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको R2 अच्छे से आ गया ना, 2 टपल्स ऑफ रियल नंबर, तो आपको कॉम्प्लेक्स करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम होता है। अगर आपको R2 बिल्कुल अच्छे से आ गया, एडवांस कैलकुलस कर लो, उसमें जो लिमिट की डेफिनेशन है, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, वही एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर आने वाली है कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके और इनके बीच में हम एक मैप बना सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई को आप ऐसे मैप करवा दो, x, y, तो इनके बीच में 1 1 और ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस बन जाती है। तो आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करो या R2 की, ऑलवेज इक्वल। तो मैं भी यहाँ पर आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि चलो 1 वेरिएबल के लिए तो आप कर दोगे, ग्राफ बना दोगे, बट ये जो 2 वेरिएबल वाले फंक्शन होते थे, इनके लिए कैसे करोगे आप, ये है मेन तो बात समझने की। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी बार डोमेन में एक ही लाइन थोड़ी आएगी, डोमेन में भी 2 टपल्स हैं और इमेज में भी 2 टपल्स हैं, u एंड v, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी, अब जैसे कि यही लिया हमने, तो यहाँ पर देखो x की इमेज x आ रही है और y की इमेज y आएगी। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x प्लस आयोटा y की इमेज वही आ रही है ना। तो अब हम अगर इसका ग्राफ बनाकर देखें, सपोज दिस, यहाँ पर तो ये जो पूरा प्लेन होगा ना, ये सिर्फ z के लिए है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं, अकेली नहीं है। तो एक ग्राफ के अंदर आप दोनों को नहीं दिखा सकते, एक आपका डोमेन का ग्राफ होगा और एक आपका कोडोमेन का ग्राफ होगा। दिस इज फॉर डोमेन। तो यहाँ पर जो x एक्सिस होगी, दिस इज फॉर स्मॉल x, और जो y एक्सिस होगी, दिस इज फॉर स्मॉल y। अब आप पॉइंट्स रख कर देख लो, जैसे ही आपने यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि हम रख रहे हैं 1 प्लस 2 आयोटा, ऐसे किया। अब जो ये 1 प्लस 2 आयोटा है आपका कहाँ पर आएगा, 1 2 3 1 2 3, ये आने वाला है 1, 2 पे यहाँ पर। तो हमें इस पॉइंट की इमेज देखनी है, अब कहाँ पर आएगी। जैसे यहाँ पर तो हम क्या करते थे, x यहाँ पर था और ये इसकी इमेज वाली लाइन थी, बट हियर दिस इज द पॉइंट ऑफ डोमेन। तो इसकी अब हमें इमेज निकालनी है, इसके लिए अब हमें दूसरा प्लेन बनाना पड़ेगा। दिस इज x, दिस इज y। अब ध्यान से देखो, x की भी वही इमेज आ रही है और y की भी वही इमेज आ रही है। तो हमें क्या देखना है कि अब की बार 1 2 3 1 2 3, आप ध्यान से देखो 1, 2 की 1, 2 ही इमेज आ रही है ना। आप यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा रखो तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा ही आएगा। तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा कि इसकी इमेज यहाँ पर आई। दिस इज डोमेन के लिए एंड दिस इज कोडोमेन के लिए। क्लियर? तो फंक्शन भी आपको आने चाहिए कि आप कैसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने वाले हो। इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट की इमेज निकाल के देख लो। वैसे तो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन ही लिया है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने 2, 1 लिया तो आपको यहीं पर ही मिलेगा 2, 1। ऐसे आपको अब की बार इनपुट मिलेंगी, 2 प्लेन्स मिलेंगे, एक जेड प्लेन, दिस इज डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। ऐसे भी नाम देना सभी का, जेड प्लेन, डब्ल्यू प्लेन। और ये जो दोनों प्लेन है इनको इन जनरल बोलते हैं आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन।
बुक में लिखा है, आप देख सकते हैं वहां पर, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इन प्लेन्स का नाम क्या है। क्लियर? अब हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन ही हो, कुछ और भी हो सकता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर बता देती हूँ। हमने लिया z स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब की बार रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आएंगे। क्या आएगा? f ऑफ x को x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो देखो रियल पार्ट x की इमेज आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल को रियल से कंपेयर करो, और y की इमेज क्या आएगी? 2xy, y की इमेज आ रही है 2xy। तो अब आप इनको प्लॉट कर कर देखो। अब जैसे मैंने यही पॉइंट लिया, यहाँ पर है 1,2, दैट इज स्मॉल x की वैल्यू 1, स्मॉल y की वैल्यू 2। तो अब चेक करो ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 4, तो आपको u की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ 3। सिमिलरली आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो v की वैल्यू हमें मिलेगी 4। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहां पर मैप करेगा आपकी बार? हमारा पॉइंट आया -3, 4। अब की बार यहां पर आप u लिखो और यहां पर v लिखो, तो -3, तो यहां पर -1 -2 -3 और +4, 1 2 3 4, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलने वाला है -3 और 4। तो ये वाला जो पॉइंट था ना 1,2, दिस विल मैप इनटू दिस, इस तरह से। सिमिलरली कोई और पॉइंट लेके देख लो, जैसे मैंने 2,1 लिया था, तो आप यहाँ पर 2,1 लेके देखो, तो v की वैल्यू तो 4 ही आएगी, बट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा आपकी बार, तो यू विल गेट दिस पॉइंट, ये वाला। तो इस पॉइंट की इमेज कौन सी आ रही है? ये वाला। इस तरह से आपको क्या करना है, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू को पहले अच्छे से इसको ओपन करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। जैसे ही आपको u एंड v की वैल्यू आ जाएंगी, वो उनकी इमेजेस ही हैं। इस तरह से आप ग्राफ इनका प्लॉट कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सब कुछ ग्राफ का ही काम है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद है लिमिट की डेफिनेशन। तो लिमिट देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना आप 2 डायमेंशन में पढ़ रहे थे, वैसे ही सेम है, यहाँ पर भी वही लिखा गया है। जैसे हम ये लिखते थे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that mod of अब की बार f of z minus l should be less than epsilon whenever z minus z not less than that, but make sure कि यहाँ पर जो आपका ये मोड है this should be greater than 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि z माइनस जेड नॉट इक्वल नहीं हो सकते, है ना। z और z नॉट अगर इक्वल हो गए तो मोड विल बी 0 ना, तो वो कह दिया इसने कि z नॉट मत लेना, सेंटर वाला पॉइंट मत लो, रिलेटिव नेबरहुड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो देखते हैं अच्छे से। इसने क्या कहा, वेन एवर दिस होल्ड्स दिस शुड बी होल्ड। हमें क्या करना है, एक तो हम z प्लेन बनाएंगे ऑलवेज, this is our z plane and this is our w plane। ये है w plane। अब हमें ये देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है z नोट, दिस इज आवर z नोट, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर हमारी लिमिट l आ रही है या नहीं आ रही। l मान लो यहाँ पर है, अब हमें चेक करना है कि ये लिमिट आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो इसने क्या कहा कि अगर आपके पास एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है विद रेडियस डेल्टा,
हमें क्या करना है, एक रेडियस डेल्टा लेकर एक सर्कल बनाना है। रियल लाइन में हम इंटरवल्स बनाते थे। रियल लाइन में अगर मैंने आपको यहाँ पर z नोट दिया तो आप क्या कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल बनाया। बट अब क्योंकि हम 2 डायमेंशन में है तो हम सिर्फ एक लाइन में ही नहीं मूव करेंगे, हम ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये तो क्या था कि आपके पास एक रोड है, सिर्फ आपको स्ट्रेट ही मूव करना है। अब आपको खुले मैदान में खड़ा कर दिया गया है तो आप किसी भी साइड मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बात है मेन तो, कि एक तो आपको जो भी नेबरहुड लेनी है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ या तो सर्कल लो या फिर स्क्वायर लेनी है। तो ये हमने क्या ली, एक रेडियस डेल्टा को लेकर एक स्फीयर बनाया। अगर मैंने ये लिया तो हमारे पास एक ऐसा जरूर मिल जाना चाहिए सच दैट कि ये भी इसके अंदर कंटेन कर जाए। देखो ये हमारा z का प्लेन है, z कह लो या f ऑफ w कह लो या f ऑफ z, एक ही बात है ना। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर सारे z's हैं, यहाँ पर है z एंड हियर विल बी w या फिर f ऑफ z। तो इसने क्या कहा, इसकी रेडियस शुड बी अपसाइलन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि वेन एवर z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा, जब आप कोई भी नंबर लो, यहाँ पर z लिया आपने, इस z का इस z नोट से डिस्टेंस निकालो, रेडियस से तो कम ही आएगा। अगर आप स्फीयर के अंदर ले रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस से कम आने वाला है। तो इसने यही कहा कि अगर आप कोई भी z ऐसा ले रहे हो जिसका डिस्टेंस सेंटर से कम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इस z की जब आप इमेज निकालोगे f ऑफ z आएगी। इसने कहा वो f ऑफ z भी ना स्फीयर के अंदर ही आना चाहिए। अगर ये z स्फीयर के अंदर है देन f ऑफ z इज ऑल्सो इन द स्फीयर इनसाइड विद रेडियस अपसाइलन। तो हमें यही दिखाना है कि दिस इज ऑल्सो शुड बी इनसाइड ऑफ स्फीयर। इससे बाहर चला गया ना तो कंटिन्यूटी लिमिट ब्रेक हो जाएगी, तो आप लिमिट नहीं कह सकते एग्जिस्ट कर रही है। तो मेन डेफिनेशन यही होती है कि अगर ये अंदर है तो ये भी अंदर होना चाहिए, बाहर की कोई गारंटी नहीं कहता वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपके पास स्फीयर है विद डेल्टा रेडियस तो आपको एक अपसाइलन ऐसा जरूर मिल जाएगा कि उसकी रेडियस के अंदर ही उसकी सारी इमेज आ रही है। इस तरह से अगर आपको ऐसा अपसाइलन नहीं मिलता तो आप नहीं कह सकते। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए ये एक ही एग्जांपल है अपनी बुक में, तो करते हैं इसको ऑन द बेस ऑफ लिमिट्स। डेफिनेशन क्या थी अपनी कि दिस इज फंक्शन f ऑफ z और ये लिमिट है दिस इज l और z माइनस दिस इज z नॉट। तो डेफिनेशन लगा देते हैं अपनी, मोड ऑफ f ऑफ z माइनस l this should be less than epsilon whenever mod of z minus z naught should be less than delta is strictly greater than 0। तो f of z की वैल्यू रख दो x प्लस आयोटा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस आयोटा i mod should be less than epsilon whenever z माइनस z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा शुड बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको देखो साथ में, जैसे ही आप z को ओपन करोगे x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 शुड बी लेस देन डेल्टा। तो मतलब कि हमें x माइनस 2 देखना है, y माइनस 3 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही देखेंगे। चलो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, x माइनस 2 प्लस आयोटा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11। तो एक तो इसको x को माइनस 2 के साथ मर्ज करना है क्योंकि x माइनस 2 चाहिए हमें कैसे न कैसे करके, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लो x माइनस 2 माइनस 9, तो x के साथ 2 हो जाएगा, आयोटा x माइनस 2 फिर आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 9, तो y माइनस 3 y प्लस 3। ठीक है, इसी टर्म्स को आप सोल्व करते जाओ।
जैसे ही आप इसको ओपन करोगे दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस टू, x माइनस टू, क्योंकि आयोटा का जो मोड होता है दैट इज 1 ना, प्लस y माइनस 3 और y प्लस 3। अब ये हमें इसको भी अच्छे से लिख लो, चलो लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 2 y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू और y प्लस 3। अब ये हमें दिखाने दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो हम क्यों ना ये मान ले कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो, ताकि इन दोनों को ऐड करें तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो हम ऐसा चूज कर लेते हैं x माइनस 2 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो ये 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा, एंड हियर y माइनस 3 y प्लस 3 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये दिखाना, इसका तो काम हो गया। यहाँ पर क्या होता है दिस शुड बी लेस देन डेल्टा, तो आप यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 4 मान सकते हो। बट हियर यहाँ पर देखना हमें y माइनस 3 चाहिए, सिर्फ जो ये y प्लस 3 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्यों ना ये y माइनस 3 को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि हमें तो अपनी डेल्टा की वैल्यू ही निकाल के दिखानी है। तो यहाँ पर हमने माना y माइनस 3 शुड बी लेस देन, कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी बुक में जैसे लेस देन 1 माना हुआ है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर लेस देन 2 मानोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेस देन 0.5 मान लो तो भी कोई बात नहीं है। अब हमने ये माना, इससे क्या होगा, जैसे आपने ये माना तब y प्लस 3 को देखो कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा, y प्लस 3 है तो माइनस 3 प्लस 6 लिख सकते हो, और इसको ओपन करो लेस देन इक्वल टू y माइनस 3 प्लस 6, ये क्या बनेगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा लेस देन 1 है, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो हमारा यहाँ से क्या आया, अगर ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन 7 आएगा, है ना। और जैसे ही y प्लस 3 लेस देन 7 आ गया तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप लेस देन 7 लिखो तो y माइनस 3 के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई है, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 7 को डिवाइड में ले जाओ 14, तो कौन सा माने, ये वाला माने या ये वाला माने, क्योंकि इससे ही ये आया है ना, तो हम ऐसे ही ले लेंगे रेडियस, ये 1 रेडियस है और ये एप्सिलॉन बाय 14 रेडियस है, तो आपको वो वाली रेडियस लेनी है जो छोटी हो, क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन में वही वाली आएगी, क्योंकि सेंटर तो देखो मान लो इनका सभी का 3 है, तो आपने ये लिया एक और एक ये वाला ले रहे हो। अब हमें नहीं पता कि बड़ी वाली कौन सी है, ठीक है, तो जोन से भी छोटी होगी वही दोनों में आ जाएगी, तो क्यों ना हम इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसी को ही लेट कर लें। तो हमने क्या किया, अपना जो भी डेल्टा है दिस इज मिनिमम ऑफ 1 और एप्सिलॉन बाय 14, तो आपको ये देख लेना है कि एक ये डेल्टा आया है और एक ये वाला डेल्टा आया है। अब इन दोनों में भी जोन सा छोटा होगा ना वही आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये एप्सिलॉन बाय 4 है और यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 14 है, तो छोटे वाला यहाँ से ही मिलने वाला है, यहाँ से तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। तो हमने क्या किया, यही वाला डेल्टा चूज किया है, ये वाला डेल्टा चूज नहीं किया। जब भी आपको ऐसा डेल्टा मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू दैट एप्सिलॉन कि आपकी ये वाली जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, अब अगर आप ये वाला डेल्टा लोगे ना तो आपकी ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, बट अगर आप ये वाला डेल्टा नहीं लोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये वाली जो टर्म है दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको मेक श्योर कि आपको पहले एप्सिलॉन नहीं होता आपके पास, आपको डेल्टा चूज करना है। कैसा चूज करना है कि आपकी जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम पहले एप्सिलॉन लेके चलते हैं फिर डेल्टा निकालते हैं, बट हम डेल्टा ये निकालते हैं ये डेल्टा मानोगे तब जाके ये सेटिस्फाई होगा, अगर ये डेल्टा नहीं मानोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो। तो मेक श्योर कि अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, तो मैंने आपको अभी ग्राफ में भी बताया है कि आपके पास डेल्टा होगा तब आपको एप्सिलॉन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आप डेल्टा ऐसा मानोगे तब जाके आपकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर चुकी है। एक ही एग्जाम्पल था, बड़े अच्छे से कर लेना इसको, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।